साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं फाद अहमद सिद्दीकी साहब, जो चाइल्ड कस्टडी लॉ स्पेसिफिकली, वैसे तो सारी इनकी इंटरेस्ट लॉ की सारी फील्ड्स में, लेकिन इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो चाइल्ड कस्टडी लॉज में है। मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद बता दूँ कि अब तक ये चाइल्ड कस्टडी लॉज में क्या क्या कुछ कर चुके हुए। इनके 16 आर्टिकल्स अब तक मुख्तलिफ पब्लिकेशंस, इनकी ये जो वेब चैनल्स होती हैं उन पर भी और न्यूज़पेपर्स में भी अब तक 16 आर्टिकल्स छप चुके हैं। और ये 16 के 16 जो आर्टिकल्स हैं ये चाइल्ड कस्टडी लॉ से रिलेटेड हैं। फिर इसके अलावा पहली दफ़ा जो चाइल्ड कस्टडी लॉज है इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का दर्जा दिलवाने में भी फाद अहमद सिद्दीकी साहब का बहुत बड़ा क्रेडिट इनको जाता है। इन्होंने कोई 7-8 साल पहले पहली दफ़ा डिविजनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करवाया चाइल्ड कस्टडी लॉज के ऊपर कि इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समझा जाए। और डायरेक्टिव्स फिर जारी किए गए हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट ने पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में लिखा कि ये जो कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर मुलाकातें हैं ये प्रॉपर नहीं है, आप अलग से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्सेस बनवाएं। तो 8 अजला में, बाकी डिटेल हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये लेक्चर के दौरान जब डिस्कशन होगी, जो मेरे नॉलेज में है 8 डिस्ट्रिक्ट्स में अब तक ये चाइल्ड कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये बन चुके हुए हैं। और उसका क्रेडिट मैं समझता हूँ कि अगर किसी को जाता है तो फाद अहमद सिद्दीकी साहब को। इसके अलावा तकरीबन 500 रिटें अब तक ये चाइल्ड कस्टडी लॉ और फैमिली लॉज के ऊपर कर चुके हो। इसके अलावा जितनी की हैं वो तो हमें पता नहीं कितनी की होगी, हज़ारों में होगी, लेकिन 500 अब तक चाइल्ड कस्टडी लॉज के ऊपर, एक बड़ी अचीवमेंट है। तो इसके अलावा एक और बुकलेट भी इनकी मार्केट में आई हुई है, उसका सब्जेक्ट है नॉन कस्टोडियल फादर एंड गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। कि जो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है और नॉन कस्टोडियल फादर, वो बाप जिसके पास बच्चे की कस्टडी नहीं है, उनका क्या ताल्लुक है, लॉ कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये इनकी बुक मार्केट में है। तो मैं आप फाद अहमद सिद्दीकी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप यहाँ पर तशरीफ लाएँ और अपना कीमती और प्रेशियस जो नॉलेज है वो हम सामने से शेयर करें। क्लियर मैंने ये देखा है कि वेलफेयर ऑफ माइनर या चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन में आप जब भी केस फाइल करते हैं मोस्टली इट इज़ बेस्ड अपॉन कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ योर स्पाउस, वाइफ हो या हस्बैंड हो, जो भी फाइल करेगा। और मोस्टली वो फाइल आपको सबको लॉयर्स को पता है कि वो स्टेनोज या टाइपिस्ट वगैरह फाइल कर रहे होते हैं। आई वुड सजेस्ट डू नॉट मेंशन और डू नॉट कैरेक्टर असैसिनेट योर स्पाउस, एक्स स्पाउस। स्टिल द फैक्ट रिमेन्स कि वो बच्चे का माँ या बाप था एंड कोर्ट्स ऑर्डिनरीली डज नॉट लाइक इट, डज नॉट अप्रिशिएट इट। और यही वजह है कि मोस्टली जब गार्डियन केसेस फाइल होते हैं या कस्टडी केसेस फाइल होते हैं, फादर्स आर डिनाइड कस्टडी, क्योंकि मेन फोकस उनका कैरेक्टर असैसिनेशन पे होता है अपने स्पाउस की। कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ द एक्स स्पाउस स्टैंड्स नोवेयर in the calculation or evaluation of welfare of the minor. That is a different subject. This is जो लॉ में 2 गार्डियनशिप्स का कॉन्सेप्ट है अंडर द गार्डियन वार्ड्स एक्ट। वन इज सोल गार्डियनशिप एंड दैट इज बीइंग रेगुलेटेड अंडर सेक्शन 7 of the guardian wards act. And while filing an application under section 7 you are required to file a declaration, and that declaration is again provided in the provision of section 10 of the guardian wards act. उसके अंदर वो तमाम डिटेल्स हैं जो आप अंडरटेकिंग देते हैं कि जी मैं बच्चे की वेलफेयर के लिए क्या क्या करूँगा, क्या क्या इकदाम होंगे। नाउ हियर कम्स अनदर क्वेश्चन। एक जनरल मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ ये पाया जाता है जब कस्टडी पिटिशन या केसेस फाइल होते हैं कि जी ओनली द फादर विल मीट द चाइल्ड ड्यूरिंग विजिटेशन। आमतौर पे ये होता है सिर्फ बाप मिल सकता है, बाप के अलावा ना चाचा मिलेगा ना कोई और मिलेगा, सिर्फ बिकॉज अंडर सिविल लॉ, सिविल लिटिगेशन अगर आप देखेंगे तो ओनली द पर्सन हु इज़ एजिटेटिंग इज़ द कंसर्न पर्सन, ऑल अदर्स आर स्ट्रेंजर्स, वेयर इज इट इज़ नॉट एक्चुअली practicable as per law in family jurisdiction, child custody jurisdiction. Section 8 of the Guardian Wards Act is very important in this regard, and I would suggest if you must go through that section. It says that who can file for the appointment of guardianship of the minor, and in this case the provision of section A, I hope it is mentioned here,
that the person desirous of being or claiming to be the guardian of the minor or any relative. In this provision, I understand that any relative includes all the paternal first degree paternal side of the minor. They are the paternal uncles, the grandfathers, the grandmother, or the paternal aunts. They all are included in this provision of law, and by virtue of this provision of law, they can claim all the rights that are available under different provisions of law which are coming hereafter. Now these are the sections which are not yet interpreted by any court of law. All the focus of child custody litigation or the guardianship litigation is revolving around 4 sections. सेक्शन 12 की एप्लीकेशन, सेक्शन 25 की पटिशन, सेक्शन 7 का दावा और सेक्शन 47 की अपील. इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली मैंने तो अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा, कुछ होंगे लेकिन जिन्हें इसके अलावा भी सेक्शंस हैं उनके ऊपर भी फोकस होना चाहिए. बहरहाल इंटरप्रिटेशन इस पर अभी तक नहीं आ सकी. इसके बाद जो सबसे अहम प्रोविजन है इसमें कि कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन application. This provision of law basically deals with the territorial jurisdiction of the court. किस कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा. Before the advent of or before the promulgation of Family Courts Act 1964, this was the provision जो डील करती थी territorial jurisdiction को डिफाइन करती थी. लेकिन जब से 1964 का एक्ट और 1965 के रूल्स आए हैं तो नाउ यू हैव टू रीड इट इन juxtaposition with the provision and section 6 rule 6A and B of Family Courts Rules 1965. और इस पे जो सबसे prominent judgment है that is of Supreme Court of Pakistan, जिसने डिटरमिन किया कि कौन सी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होगी. और ये आमतौर पे उन सिचुएशंस में होता है जहाँ पे वन ऑफ द पेरेंट जिसके पास कस्टडी हो वो बच्चा रिमूव कर देते हैं. आपकी कस्टडी पिटीशन फाइल हुई, कस्टडी पिटीशन में आपने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, आपने ये समझा कि जी मैं लाहौर से बाहर ले जाता हूँ बच्चा, चाहे वो बाप हो चाहे वो माँ हो, हूएवर इट इज़ ए मटीरियल. उस चीज़ को रोकने के लिए ये कोर्ट को जुरिसडिक्शन दी गई कि जहाँ पे बच्चा ऑर्डिनरीली रिजाइड कर रहा होगा उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन होगी कि आप उसमें केस फाइल करेंगे, मेड बी द गार्डियन पिटीशन और द कस्टडी पिटीशन और इवन इफ इट इज़ द विजिटेशन पिटीशन, एप्लीकेशन फॉर विजिटेशन राइट्स. नाउ इसके बाद जो सबसे अहम प्रोविजन ऑफ लॉ है और जो सबसे ज़्यादा मिसकंस्ट्रूड प्रोविजन ऑफ लॉ है दैट इज सेक्शन 12. Powers of the court to make interlocutory order for production of minor and interim protection of person and property. Majority of cases में scheduling जो बच्चे की होती है वो इस provision of law के तहत होती है. जो interim schedule बनता है जिसमें मुलाकात तय की जाती है वो इस provision of law के तहत होती है. हालांकि इस provision of law में किसी जगह interim scheduling का जिक्र नहीं है. The maximum power this provision of law gives is to the court to direct a person who is retaining the custody of the minor to produce the minor at such and such place for such and such time. अब हमारे यहाँ for the last more than 123 years I would say since the promulgation of this Act 1890, a template order was used to be passed. शुरू में ये 1 घंटे की मुलाकात थी, माँ को हुक्म दिया जाता था बच्चा पेश करें 1 घंटे के लिए और वो 1 घंटा विद इन द कोर्ट प्रेमिसेस हुआ करता था. विद द पैसेज ऑफ टाइम वो 1 घंटे से 2 घंटे हुआ, फिर 2 घंटे से ट्वाइस इन अ मंथ हो गया. पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट बेसिकली पैरामाउंट कंसिडरेशन देखता है वेलफेयर ऑफ माइनर को. कोर्ट्स आर वेरी रेजिस्टेंट एंड वेरी स्ट्रिंजेंट वाइल प्रोटेक्टिंग फिजिकल राइट्स ऑफ द माइनर. मेंटेनेंस के ऊपर जैसे इसमें फील्ड है मेंटेनेंस ऑफ माइनर, बेतहाशा पावर्स हैं कोर्ट्स के पास. एक इंटरम मेंटेनेंस वो फिक्स कर दें अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17A. बाप अगर वो मेंटेनेंस नहीं पे कर सकता या पे कर सकता है, इन आइदर केस वो नहीं पे कर सकता तो 17A की कार्रवाई करें, फारिग करें उसे और उसके बाद ना उसके अगेंस्ट अपील मेंटेनेबल है ना रेट मेंटेनेबल है. द फादर हैज़ टू बियर दैट मेंटेनेंस दैट इज़ फिक्स बाय द कोर्ट. द विजिटेशन राइट्स ऑफ द माइनर. मेरी ये जितना मैंने इसे स्टडी किया है आई हैव येट नॉट फाइंड ए सिंगल प्रोविजन ऑफ लॉ which fixes the quantum of visitation, quantum of time. There exists not even a single provision of law in the Guardian and Wards Act or any other of the 4 laws which regulates the quantum of time, duration of time, कितनी देर की मुलाकात होनी चाहिए. अब मेरे आप सब you are all lawyers, sorry you are not lawyers, pardon me, you are lawyers.
you must be told by your seniors that every act that is to be passed by any executive or the judicial authority, it has to be well reasoned. अगर आपका इत्फाक हुआ हो कभी आपने इंटरम विजिटेशन का ऑर्डर पढ़ा हो तो उसका एक टेम्पलेट वर्डिंग होती है उसकी। आप एप्लीकेशन देते हैं सेक्शन 12 की, जी मुझे इंटरम कस्टडी दे दीजिए बच्चों, इसके अलावा आप कुछ नहीं मांगते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मांगना चाहिए, आपको सिर्फ इंटरम कस्टडी नहीं मांगनी चाहिए। इंटरम कस्टडी कोई कोर्ट आपको नहीं देगी, क्यों दे दे आपको? यू डू नॉट मेंशन एनी ऑफ द ग्राउंड कि जी मुझे क्यों इंटरम कस्टडी, फर्स्ट कर लेते हैं मदर के पास है, मुझे दे दें, क्यों दे दें, आप नहीं मेंशन करते। आप उसके ऑल्टरनेट भी कुछ नहीं मांगते जिसकी बुनियाद पे कोर्ट आपको स्ट्राइक डाउन करती है, टर्न डाउन करती है इंटरम कस्टडी की एप्लीकेशन, साथ ऑब्जर्वेशन देती है। हाउएवर petitioner is the father of the minor. In order to avoid estrangement between the father and the child, this court directs the mother to produce the minor for 2 hours on first or the third Saturday, and that meeting shall have to be done within the court premises. I understand, और जो मैंने प्रैक्टिस की, सिर्फ इंटरम कस्टडी मत मांगिए, आप मांगें कोर्ट से कि जनाब इन ऑल्टरनेट अलाउ मी दिस एक्सेस, फ्रीक्वेंट एक्सेस टू माई चाइल्ड। Frequent access means minimum 24 hours visitation rights, temporary custody of the minor on each weekend. Temporary access includes 50% on equality basis visitation rights during summer vacations, winter vacations and on all public holidays. And there is no bar. अब जैसे मैं उसे को रिलेट करूँगा सेक्शन 24A ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट है जो कहता है कि जी हर ऑर्डर हर अथॉरिटी पास करेगी और विद लॉजिक पास करेगी। ये ऑर्डर जब टर्न डाउन होता है, सेक्शन 12 की जब एप्लीकेशन टर्न डाउन करती है कोर्ट, और कोर्ट कहती है जी स्टेटमेंट की वजह से बच्चे की मुलाकात होना ज़रूरी है, यहाँ तक तो वेल रीजनिंग हो गई, वो मुलाकात कोर्ट प्रेमिसेस में होना चाहिए, इसकी कोई रीज़न कोर्ट आपको नहीं देती, और वो मुलाकात 2 घंटे के लिए होना चाहिए, इसकी भी कोई रीज़न कोर्ट नहीं देती। जबकि कोर्ट ने एज ए लोकस पेरेंटस डील करना है, जबकि कोर्ट ने एज क्वासी पेरेंटल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करनी है, तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग दैट विजिटेशन शुड बी ऑन एन इंक्रीज बेसिस। एक महीने में तकरीबन 720 घंटे हैं। कैन यू एक्सपेक्ट दैट ए चाइल्ड वुड बी ए वेरी रीजनेबल एंड विल बी ग्रूम्ड अप एज ए बैलेंस पर्सनैलिटी व्हेन ही इज अलाउड ओनली ए मिनिमम एक्सेस ऑफ ओनली 4 hours विद इन द 720 hours विद इन द मंथ? तो मेरा इसमें इस्तदलाल ये है कि एज ए लॉयर अपार्ट फ्रॉम इट कि जी मैंने क्या फ़ीस ली या मैंने किसको प्रोटेक्ट करना है, एज ए लॉयर आई अंडरस्टैंड कि हमारे पे डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड ऑल्सो हु इज़ ऑल्सो ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द डायलेमास एंड द ट्रॉमास ऑफ डाइवोर्स, हिज पेरेंट्स हैव बीन सेपरेटेड फॉर वन रीज़न और द अदर। वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड ऑल्सो। अगर हमने उसे एक कामयाब शहरी बनाना है आज से 15 या 20 साल के बाद, और उसकी ज़िंदगी के जो इमोशनल स्कार्स उसे लग चुके हैं, जो वो रोलिंग स्टोन बन चुके हैं, उससे बचाना है, तो हमें एक्सेस देनी पड़ेगी, जनरस एक्सेस टू बोथ द पेरेंट्स। कस्टडी पटिशन फाइल होती है, कस्टडी पटिशन फाइल होते साथ ही रिटन रिप्लाई वगैरह जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो तो अपनी जगह हैं। बड़ी फियर्स फाइटिंग होती है इस बात पे कि जी हमने 2 घंटे से ज़्यादा मुलाकात नहीं देनी। हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वो 2 घंटे की मुलाकात उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी उस बच्चे की। और हमारे डाटे के मुताबिक जो मैंने काम जिस पे किया है, जो मैंने खुद इस पे देखा है, आम तौर पे डाइवोर्स अफेक्टेड चिल्ड्रन की अपनी शादियाँ कामयाब नहीं होती। अपने जो वालिदैन से उन्हें स्कार्स मिले होते हैं वो अपनी स्पाउसेस से लेते रहते हैं, और आप देखेंगे एक विटनेस करेंगे कि मोस्टली शादियाँ डिस्टर्ब जो होती हैं वो सेपरेटेड सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन की होती हैं। हम सॉरी मैं थोड़ा सा डिविएट कर गया मौजू से। इसमें आगे वेरी मच निगलेक्टेड है वो इसी सेक्शन 12 की आगे एक्सटेंशन है, और इस सेक्शन 12 के आगे एक सब 12(1) में तो बच्चे को वो प्रोडक्शन का डायरेक्शन देगी। सेक्शन 12 में एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है पावर्स ऑफ द कोर्ट पे। दिस इज सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द गार्डियन वॉच एक्ट। इसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया गया कि जहाँ पे बच्चा फीमेल चाइल्ड है, कोर्ट रूटीन का ऑर्डर नहीं पास कर सकती। अगर मैं वो प्रोविजन रिपीट कर देता हूँ, इफ़ द माइनर इज़ द फीमेल चाइल्ड हु ऑट नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक। हमारे यहाँ लॉ में एक कॉन्सेप्ट है पर्दा नशीन ख़वातीन का। ये बेसिकली उस कॉन्सेप्ट के तहत ये
जब 1890 में लॉ डेवलप हो रहा था तो ये कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया है कि जी ख़वातीन को आप जनरल इंटरेक्शन यानी ऐसी प्लेस में इंटरेक्ट नहीं करने पे पाबंद करेंगे जहाँ पे जनरल पब्लिक हो या एक्सेस हो। If the minor is a female who ought not to be compelled to appear in public, the direction in subsection 1 for her production shall require her to be produced within the customs able practice नहीं होती, applicable तो है, दो इससे mandatory provision of law। आप अगर गार्डियन कोर्ट कभी विज़िट कीजिए तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि वो एक इससे शायद छोटा कमरा है और रेगुलरली ऑन एवरेज बेसिस 300-350 पेरेंट्स अपने बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं और उन बच्चों में मेजॉरिटी बच्चियों की भी तादाद शामिल है, जबकि इस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत कोर्ट बुला ही नहीं सकती बच्चियों को कोर्ट्स प्रेमिसेस में फॉर द पर्पसेस ऑफ मीटिंग एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। लेकिन चूँकि अवेयरनेस नहीं है, एजिटेशन नहीं है, वो एक रूटीन का ऑर्डर पास हो रहा है और वो चलता जा रहा है, वही प्रैक्टिस चल रही है अभी तक हमारे पास। इसके बाद मैंने जिक्र किया था जॉइंट गार्डियनशिप का। गार्डियनशिप में जैसे मैंने पहले गुजारिश की, दो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं गार्डियनशिप में। एक सोल गार्डियनशिप है, सोल गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो सेवरल गार्डियनशिप्स का भी है, सेवरल गार्डियंस का भी है, एंड दैट इज़ द ओनली कंडीशन इज सब्जेक्ट टू द पर्सनल लॉ ऑफ द माइनर। देयर इज़ नो हार्म इफ several people apply for the guardianship of the minor. The only requirement of law is that the court will consider it. Court is bound to consider it. Practically अगर आप देखें कि जब आपकी कस्टडी पिटीशन फाइल होती है तो आमतौर पर जब ऑर्डर पास होता है तो कस्टडी जब वो मदर को देंगे तो साथ वो गार्डियनशिप भी मदर को दे देते हैं, हालांकि वो नहीं दे सकते, अंडर द लॉ नहीं दे सकते, मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी होती है। लेकिन बट वंस अगेन प्रैक्टिस है, चल रही है, सब चला रहे हैं। तो इस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत सेवरल गार्डियंस अंडर सेक्शन 15 सेवरल गार्डियंस या जॉइंट गार्डियंस अपॉइंट किए जा सकते हैं बच्चे के। जॉइंट गार्डियन में बेसिकली जो गार्डियन का रोल होगा वो गार्डियन का रोल होगा सुपरफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होगा। बच्चों ने कहाँ पढ़ना है, बच्चों ने कहाँ जाना है, मेडिकल उनकी फैसिलिटीज़, गार्डियनशिप एसेंशियल है। बच्चा ट्रैवल नहीं कर सकता इस वक्त पाकिस्तान से बाहर अगर उसके पास मदर या फादर जिसके पास वो है गार्डियनशिप नहीं होगी। नाउ द लॉज आर अ लिटिल बिट चेंज। गार्डियनशिप के बगैर सेपरेटेड पेरेंट्स हैं, उसमें उनके आईडी कार्ड्स बन चुके हैं सेपरेशन के, तो उसके बाद वो ट्रैवल नहीं कर सकते अनलेस अनटिल द पर्सन रिटेनिंग द कस्टडी ऑफ द माइनर इज़ ऑल्सो ए लीगल गार्डियन ऑफ द माइनर। तो इस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत सेक्शन 15 ऑफ द गार्डियन वार्ड्स एक्ट के तहत वो जॉइंट या सेवरल गार्डियनशिप का कॉन्सेप्ट लॉ में अवेलेबल है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि what would be the matters that would be that the court of law should consider while appointing a guardian। कौन लोग गार्डियन बन सकते हैं? एक तो नेचुरल गार्डियन है, वो अपनी जगह पे मुस्लिमा हकीकत है। उसके बाद the age, sex and religion of the minor that will be considered। और इसमें जो सबसे अहम इस सारी प्रोविजन में सेक्शन 7 में है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है, दैट इज़ द प्रेफरेंस ऑफ द चाइल्ड। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट जनरल पाया जाता है कि जी इसे मिथ आई अंडरस्टैंड रादर ए होक्स, बच्चा 7 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो कस्टडी माँ से लेके बाप को दे दी जाएगी, मदर ने सेकंड मैरिज कर ली तो कस्टडी शिफ्ट हो जाएगी या गार्डियनशिप शिफ्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ नॉट द एक्चुअल हैपनिंग। ये किसी जगह पे किसी लॉ में कहीं मेंशन नहीं है कि कस्टडी चेंज की जाएगी ऑन एज ए मैटर ऑफ राइट ऑफ द फादर और द मदर। अगेन द मेन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन वुड बी द वेलफेयर ऑफ द माइनर। इट्स ए होप्स, अभी रिसेंट साइटेशंस आ चुकी हैं, आई होप इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 में लाहौर हाई कोर्ट की साइटेशन आई है, द सेकंड मैरिज ऑफ द मदर इज़ नो ग्राउंड फॉर चेंज ऑफ कस्टडी। और इसी तरह 2015 में एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, आई विल शेयर इट लेटर, मैं इसमें मेंशन नहीं कर सका, दैट द क्रॉसिंग ऑफ एज ऑफ माइनर फ्रॉम 6 years और 7 years इज़ नो ग्राउंड फॉर चेंज ऑफ कस्टडी। सोचने की बात यह है कि क्या इंसान का बच्चा है, वो बहरहाल जो भी है इंसान का बच्चा है, एक बच्चा 7 साल या 8 साल या 5 साल एक माँ के साथ एक पेरेंट के साथ रहा है, विल इट बी ईजियर फॉर द कोर्ट टू चेंज द कस्टडी ऑफ द माइनर बाय फ्लिक ऑफ हिज पेन?
हाउ कैन इट चेंज? उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। और मोस्टली जो ऑर्डर्स पास होते हैं उसमें यही मेंशन किया जाता है जी कि बच्चा सिंस द डे वन इज़ लिविंग विद द मदर, देयरफॉर एट दिस जंक्चर हिज कस्टडी कैन नॉट बी शिफ्टेड। मोस्टली ऑर्डर्स में ये पास होते हैं। अब इसमें प्रेफरेंस ऑफ द माइनर की जो एक प्रोविजन रखी गई है, एंड उसकी प्रेफरेंस कहाँ पे मैटर करेगी, किन केसेस में मैटर करेगी? आम तौर पे सेकेंड मैरिज ऑफ द फादर अंडर इस्लामिक लॉ इज़ नॉट ए ग्राउंड फॉर डिसक्वालिफिकेशन, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स ए डिसक्वालिफिकेशन। द मोमेंट फादर कॉन्ट्रैक्ट्स ए सेकेंड मैरिज ही इज़ कंसिडर्ड डिसक्वालिफाइड फॉर रिटेनिंग ए कस्टडी ऑफ द माइनर। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे बच्चे की वालदा की डेथ हो जाती है, देयर आर केसेस जिसमें बच्चे की वालदा की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या सम अदर बिलेटेड स्टेज पे, देयर कम्स देन द मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स स्टेप्स इन। एक तरफ बाप है, एक तरफ मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं। देन एट दैट जंक्चर इफ द चाइल्ड इज अबव 7 years of age or 6 years of age, he is mature enough to express his mind. Preference cannot be lightly ignored. अभी ये मैंने साइटेशन आई थिंक मेंशन की भी है 2018 YLR 649 कराची। इसमें मदर ऑफ द माइनर हैज़ एक्सपायर्ड एंड द कॉन्टेस्ट वॉज बिटवीन मैटरनल ग्रैंड मदर एंड फादर, and the child was above 6 years of age. He stated before the court that I want to join my father, and on the preference, exclusively on the preference of the child, the custody of minor was shifted in favor of the father. इसके बाद जो सबसे अहम लॉ है, that is guardian not to be appointed by the court in certain cases. इसमें कैटेगराइज किया गया है, एक तो मैरिड फीमेल्स हैं, उनके ये बेसिकली प्री पार्टीशन प्रोविजन है दैट हैज़ नॉट येट बीन ओवररूल्ड सिंस। लेकिन इसमें जो सबसे अहम है दैट इज़ सब सेक्शन बी, विच कैटेगोरिकली एंड रादर मेक्स इट एन ऑब्लिगेटरी फॉर द कोर्ट्स दैट नो पर्सन कुड बी अपॉइंटेड ए गार्डियन ऑफ ए चाइल्ड हुज फादर इज़ अलाइव। जिसका बाप जिंदा है उसका कोई शख्स गार्डियन मुकर्रर नहीं कर सकती कोर्ट, unless a complete trial is conducted to establish the fact that the father is unfit. In a cursory or in a mechanical manner, no person can be appointed a guardian of the minor whose father is alive. But whereas in practice we see that by flick of a pen, mostly the guardians are appointed who are, despite the fact that the father of the minor is alive and fit and नॉट डिसक्वालीफाइड। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द फादर इज़ अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन ऑफ द माइनर। इसके बाद दो इट्स ए वेरी लिमिटेड सेक्शन, बट दिस इज़ द सेक्शन विच प्रोवाइड्स द ग्राउंड्स फॉर सीकिंग कस्टडी। किन ग्राउंड्स पे कस्टडी सीक करनी चाहिए? मेजॉरिटी हम, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हम केसेस फाइल करते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन पे, मदर ये थी, उसका ये था, जो भी हमारे अनफॉर्चुनेटली एलिगेशंस लगाते हैं हम लोग, वो एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए। दिस प्रोविजन ऑफ लॉ गिव्स यू द बेसिस किन ग्राउंड्स पे आपको इस्तवार करना चाहिए कस्टडी का केस। एंड दिस इज़ द सेक्शन माय फ्रेंड्स विल अप्रिशिएट, it provides basics of the your claim. Basic claim, as per my understanding, is to substantiate with evidence that the custodial parent is negligent to take care of the minor. Negligent, or he or she, as the case may be, is careless. This is where it is mentioned, the guardian of the person of a ward is charged with the custody of the ward and must look to his support, health and education. ऐसे केसेस आपके सामने आएंगे जिसमें बच्चा 9 साल का हो गया और वो दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, बच्चा 8 साल का हो गया, वो क्लास में जा ही नहीं रहा, वो दाखिल ही नहीं कर रहा। These are the points of negligence. The custodial parent is required to be cautious and conscious of the custody of the minor. These are the grounds where a custody petition should be filed on these grounds, and these grounds should be agitated. Now I would come to the most important provision which majority of my learned friends and brothers must know. Petition file करनी है जी custody की, section 25. Now my dear friends would appreciate that, and again this provision
cannot be agitated generally. There are certain preconditions mentioned in this provision, that this provision can only be agitated where the minor is removed. Unless and until the minor is removed from the legal or the custody of the person, this provision cannot be invoked. अगर आप पढ़िए तो इसमें आपको देखेंगे the court, if it is of the opinion that it will be for the welfare of the ward to return to the custody of his guardian, we make an order. ये ऊपर से आप देखेंगे तो अंडरलाइन भी शायद हुआ है. If a ward leaves or is removed from the custody of a guardian, बच्चे को रिमूव करना मस्ट है, कंडीशन प्रेसिडेंट है. आम तौर पे केसेस फाइल होते हैं जी बच्चा मेरे पास है, बाप ने छीनने की कोशिश की, छीनने की कोशिश पे नहीं आपको कस्टडी पिटीशन आप फाइल कर सकते. आप प्रैक्टिकली शो करेंगे, सब्सटेंशिएट करेंगे थ्रू एविडेंस कि ये बच्चा छीन लिया गया है. तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस करने चाहिए. इसी सेक्शन की आगे सब सेक्शन 2 है, जिसके तहत गार्डियन कोर्ट्स को एम्पावर किया गया है विद मैजिस्ट्रियल पावर्स. उन्हें ग्रांट की गई हैं वारंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ माइनर अंडर सेक्शन 100 ऑफ CRPC. दिस इज द सेक्शन which gives powers to the guardian courts or the guardian judges to get their orders implemented. पहले हुआ करता था बच्चे की मुलाकात नहीं आई, चलें जी अगली तारीख पे हम मुलाकात ले लेंगे. नाउ द थिंग्स आर चेंज्ड. नाउ अगर मुलाकात नहीं आती, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एक दफ़ा मुलाकात नहीं आई है, यू कैन सीक इशुएंस ऑफ ए शो कॉज नोटिस टू द पेरेंट, कस्टोडियल पेरेंट. फिर भी मुलाकात नहीं आती, देन ए बैलिफ कैन बी अपॉइंटेड. और उसके बाद आप ये 100 का वारंट लेंगे और वारंट लेके जाके घर के अंदर कुफल शिकनी वगैरह कर सकते हैं, और बच्चा अगर घर में तो उसे ज़बरदस्ती लेके कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं. और इसी प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत आप पुलिस एड भी मांग सकते हैं और वो कोर्ट्स देने की पाबंद है आपको. सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द गार्डियन वार्ड्स एक्ट. इसी के अंदर अगर आप कस्टडी को देखेंगे, थोड़ा सा और एलेबरेटली देखेंगे, तो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है वो बेसिकली 3-4 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चल रही है. एक हमने कॉन्सेप्ट्स उठाए हुए हैं इंग्लिश कॉमन लॉ से, जो प्रो मदर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने अप्लाई किए हुए हैं. एक इस्लामिक लॉ ऑफ हिजानत है, दो इट्स नॉट ए लॉ एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट ए लॉ, इट्स जस्ट यू कैन से ए बंच ऑफ सर्टन कस्टम्स ऑफ प्री पार्टीशन डेज. आई अंडरस्टैंड. उस लॉ ऑफ हिजानत क्या है? लॉ ऑफ हिजानत के अंदर ये FD मुल्ला साहब ने इसे यूज़ किया है. सेक्शन 357 है शायद FD मुल्ला की. उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ जी 7 साल से ज़्यादा का बच्चा अगर मेल है तो वो बाप को कस्टडी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी. फीमेल है तो वो 14 साल की बेटी जब आई थिंक प्यूबर्टी अटेन कर लेगी तो बच्ची का स्टडी चेंज कर दी जाएगी. इस पर रिसेंट साइटेशन भी एक आई है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने इसे डिसओन किया कि दिस इज़ नॉट ए लॉ, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स, इट्स जस्ट ए सजेशन. इस लॉ ऑफ हिजानत के तहत हमारी कोर्ट्स मोस्टली मदर को प्रेफरेंशियल राइट देती हैं, कस्टोडियल पेरेंट को प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है और फादर को या नॉन कस्टोडियल पेरेंट को बहुत लिमिटेड एक्सेस दी जाती है. प्रैक्टिकली तो इन्होंने हमारी कोर्ट्स ने इंश्योर करनी थी वेलफेयर ऑफ माइनर, वेयर एज प्रैक्टिकली दे आर इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ कस्टोडियल पेरेंट. उसे मेंटेनेंस भी देंगे, उसको कोई पीनल प्रोविजन भी नहीं है जो उसे पाबंद करे कि वो कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करे. और कोई एज सच जो मेरा अंडरस्टैंडिंग में भी रॉन्ग, मे बी राइट, यू मे नॉट एग्री विद इट, देयर शुड बी सम पीनल क्लॉज जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी होनी चाहिए, जो कि इसका प्रैक्टिकली लॉ में अवेलेबल नहीं है. दो द जजेस एट लाहौर हैव चेंज्ड देयर माइंड्स अ लॉट. नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग ए पीनल क्लॉज इन देयर ऑर्डर्स ग्रांटिंग विजिटेशन राइट्स, लेकिन लॉ में कहीं मेंशन नहीं है. और उस लॉ ऑफ हिजानत में ये होगा कि आमतौर पे जो होता है जब आपकी डिवोर्स हो जाती है और कंटेस्ट शुरू होता है, मदर ने शादी नहीं की, फादर ने शादी कर ली, वैसे डिस्क्वालीफाई हो गए. मदर ने भी शादी कर ली, फादर ने भी शादी कर ली, तो लॉ ऑफ हिजानत को खींच के बीच में ले आते हैं हम. और इस लॉ ऑफ हिजानत के तहत फर्स्ट राइट मदर के बाद मैटरनल ग्रैंड मदर का है, जिसके पास कस्टडी होनी चाहिए. उनके बाद मैटरनल सिस्टर के, यानी सॉरी खाला के, उसके बाद बाप के, और उसके बाद दादा के. दादा कहीं स्टैंड नहीं करता प्रैक्टिकली, अगर आप देखें जो लाइन ऑफ हिरार्की हमने लॉ ऑफ हिजानत के अंदर रखी हुई है. इसके बाद सर एक बहुत अहम प्रोविजन है जो कि वेरी मच नेगलेक्टेड है, विद द रिमूवल ऑफ द माइल्ड. आमतौर पे केसेस में
the moment visitation rights are allowed to, generous visitation rights or access is allowed to a non-custodial parent, the minor is usually removed from the jurisdiction of the court. आपके पास क्या ऑप्शन है? भागते रहेंगे आप एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, पता चलेगा जी बच्चा तो कराची चला गया, ऐसे केसेस में अक्सर होते हैं। तो फिर ये कोर्ट्स को लॉ एम्पावर करते हैं कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लॉफुल रिस्ट्रिक्शन, कि द माइनर शेल नॉट बी रिमूव फ्रॉम विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। वो इस प्रोविजन सेक्शन 26 के तहत वो पावर यानी अप्लाई करेंगे, एंड द कोर्ट इज बाउंड टू एक्नॉलेज इट एंड दे विल पास एन ऑर्डर। और इसी प्रोविजन के तहत अगर आप फर्दर इसे इन्हांस करेंगे तो देन यू विल फाइल ए रिट पिटिशन इन हाई कोर्ट सीकिंग द प्लेसमेंट ऑफ नेम ऑफ द माइनर इन ECL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। आमतौर पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें नहीं मेंशन होता है अनलेस एंड अनटिल यू आर इन पोजेशन ऑफ एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 26 ऑफ द गार्डियन वॉच एक्ट। इसी तरह इसी में आगे सेक्शंस हैं, गार्डियन रिमूवल ऑफ गार्डियन सेक्शन 39 का एक प्रोविजन है। ये तब एप्लीकेबल होती है जब ये प्रोविजन ऑफ लॉ गार्डियन अपॉइंट हो चुका हो, तब आप इसे इन्वोक कर सकते हैं। अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो या डिफाइंस कोर्ट कस्टोडियल पेरेंट की तरफ से हो रही है तब आप इस प्रोविजन को एजिटेट कर सकते हैं। देन देयर इज़ अनदर प्रोविजन विच इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस आई अंडरस्टैंड इज दैट इज सेक्शन 44, penalty for removal of ward from the jurisdiction. Now the most astonishing thing is that the law provides a penalty for removal of ward, but what is the quantum of the penalty? The penalty, and this is a joke as per my understanding, 1000 रुपये मैक्सिमम पेनल्टी है जो बच्चा अगर आप कोर्ट प्रेमिसेस से रिमूव कर देते हैं, जुरिस्डिक्शन से रिमूव कर देते हैं। And again there is another section, section 45, penalty for contumacy. This is again you can say it's like a contempt of court. Now this section 45 and 44 you are required to read it in juxtaposition with the provisions of section 16 of the Family Courts Act. And that section 16 I will elaborate it on its stage. That section 16 provides the punishment for the contemner, and that punishment is against 2,000 rupees or 6 months civil imprisonment. But the most unfortunate fact is that I have never seen a custodial parent being sentenced to civil imprisonment for contumacy or defiance of the orders passed by the court. Non-custodial parents being serving the civil imprisonment for 6 to 8 months for defaulting payments of maintenance. Now there comes another law which is Family Courts Act, and and there is another section 47 which deals with the appeals. But you are required, basically the procedure is being provided in the Guardian Wards Act, whereas the sections governing the law are provided in this Family Courts Act 1964. You have to file, if you are filing an appeal. Let me clear one thing again. There was a time when it was considered that the orders passed under section 12 of the Guardian Wards Act are interlocutory orders and they are not appealable, whereas now the things are changed and a judgment has recently been passed by the Honorable Lahore High Court, that is 2017 CLC 1747, wherein it has been upheld that no, the orders passed under section 12 of the Guardian Wards Act are no more interlocutory. They are final orders as to the respect of access of the minor. Now I will take your attention to the Family Courts Act. In this whole case, section 7 is, as I have already stated earlier, suggested that this section 7 of the Guardian Courts Act has to be read with the provisions of section 6 of the Guardian Wards Act and section 6A and B of the Family Courts Rules 1961. This again deals with the territorial jurisdiction of the court. Section 7, who to file and where the suit has to be filed, and then the jurisdiction you have to take you have to read it with section 7 and section rule 6 of the Family Courts law. Now this is the section which, as per my understanding, is the most important section, which is the most neglected area of law. Under this guardian court or the family court, may it a case of dissolution of marriage, may it a case of visitation, may it a case of a custody or a guardianship, whichever the case may be,
a family court is required to decide that case within the period of 6 months, and in case the family court fails to give a decision, then either of the parties shall have a right to approach High Court. It gives a right, statutory right to the party. अगर किसी केस में 6 महीने और यहाँ पे 6 महीने में तो सर बहुत मुश्किल सर विजिटेशन स्केड्यूल नहीं बनता, चाहे जगह कि आप पूरा केस डिसाइड करवाएं। 6 महीने में अगर गार्डियन जज या फैमिली कोर्ट केस डिसाइड नहीं करता तो लिटिगेंट के पास आइदर ऑफ द लिटिगेंट शैल हैव द राइट टू अप्रोच हाई कोर्ट टू सीक ए प्रॉपर डायरेक्शन टू द जज, गार्डियन जज। अब इस प्रोविजन को सेक्शन 12A को आप सेक्शन 12 के साथ मिला के पढ़िए, सेक्शन 12A ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट एंड सेक्शन 12 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, जो कि डील करे विजिटेशन राइट से। जैसे ज़िशान साहब ने इंट्रोडक्शन में बहुत तारीफ़ी कलमात कहे, तो दिस वॉज द प्रोविजन जिसे मैंने एजिटेट किया। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक मैक्सिमम एज ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अंडर एनी ऑफ द लॉज डीलिंग विद द चाइल्ड कस्टडी इज 6 months एज पर दिस प्रोविजन ऑफ लॉ। यू हैव जस्ट ओनली रिक्वायर्ड टू रीड इट इन जक्स्टापोजिशन, दोनों प्रोविजंस को इकट्ठा करके पढ़िए और पढ़ा के बताइए जज को कि जनाब इस लॉ इसको पढ़ेंगे जब आप, एंड दिस प्रोविजन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द विजिटेशन एरिया, दिस प्रोविजन इज ऑल्सो गवर्निंग द मेंटेनेंस एरिया, जो एक और एरिया है इसी लिटिगेशन के साथ एनसिल्ड है। मेरे इस्तदलाल के मुताबिक 6 महीने से ज़्यादा अगर केस चलता है मेंटेनेंस का और मेंटेनेंस लगी हुई है, तो आई अंडरस्टैंड द फादर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे दैट मेंटेनेंस आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 months अंडर दिस प्रोविजन ऑफ लॉ। ही इज़ नॉट, द कोर्ट कैन नॉट आस्क हिम टू पे, नाइदर द कोर्ट कैन सेंड हिम टू द प्रिजन। अगर आप नहीं पे करोगे तो मैं ये कर दूंगा, आमतौर पर जैसे हम थ्रेटन करते हैं। इस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत मैक्सिमम एज ऑफ एनी ऑर्डर पास अंडर एनी एक्ट अनलेस एंड until the case is finally decided after recording of evidence is 6 months to file a fresh application to seek reconsideration of interim maintenance if it is fixed, and to seek the directions from the High Court under this provision of law to issue a direction to the guardian judge to decide your application if it is pending, or to decide the main case within a stipulated period, and on usually High Court issue directions to the guardian courts to decide the matter within 3 months or 2 months or 15 days as the judge, honorable judge feels. Now this is the provision as I have mentioned here. The citation is of very pivotal nature. 2013 PLD 64 Lahore. It gives me strength. I have found strength from this citation to develop a mindset or to develop an opinion that the age of an order passed under any of the provision of the Guardian Wards Act or the Family Courts Act is 6 months. I would suggest that all of you should go through the contents of this citation. Now there comes a provision, section 16 of the Family Courts Act. In most of the cases, young lawyers or the senior lawyers even usually educate their clients that contempt हो गई है, इंज कर देंगे, सॉरी टू से, ड्यू रिस्पेक्ट, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रोविजन में मैक्सिमम जुर्माना 2000 रुपये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। और आप नीचे देखेंगे इसमें कंडीशन प्रेसिडेंट है दैट द फैमिली कोर्ट विल फोर्थविथ ट्राई द केस। पूरा एक प्रोसेस चलेगा, पूरा एक ट्रायल कंडक्ट होगा उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, एविडेंसेस आएंगे, क्रॉस एविडेंसेस होंगे, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी। और कोर्ट डिसाइड करेगी तो सिर्फ 2000 रुपये जुर्माना दे सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती। तो आई अंडरस्टैंड, आई सजेस्ट कि वेन एवर यू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्पेशली, better go for this is mentioned 200, actually it's 2000 basically, I'm sorry for that. Better go for compensation if it is of visitation rights. Mostly contempts are filed for violation of visitation rights of the minors. Better, instead of filing contempt of court, I would suggest file compensatory visit, seek compensation. The visit should be compensated in days, वो आपको compensate कर देती हैं कोर्ट्स आमतौर पे। Now here comes another section, that is section 17A. This is the section, ये वो section है जिसके तहत मेंटेनेंस लगता है, इंटरम मेंटेनेंस लगता है बच्चे का। अनफॉर्चुनेटली वो मैंने शायद प्रोविजन पूरी नहीं इसके अंदर मेंशन की। इट्स अगेन अ वेरी बिग सब्जेक्ट। हमारी कोर्ट्स के पास, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई एक्सपीरियंस, देयर एग्जिस्ट नो फार्मूला
किसके तहत किन बेसिस पे या किन ग्राउंड्स पे वो एक कैलकुलेट करती हैं मेंटेनेंस अमाउंट। मोस्टली केसेस फाइल होते हैं कस्टडी में, मेंटेनेंस केसेस फाइल होते हैं, बंदा 3 लाख रुपए कमा रहा है, मोस्टली जनरल एक वो एलिगेशन लगाते हैं जी 3 लाख रुपए कमा रहा है हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। बाप आके कहते हैं जी मैं तो टांगा चलाता हूँ, सॉरी टू से, अक्सर ऐसे होता है, वो बिल्कुल ज़मीन पे आ जाएगा वो। कोर्ट के पास कोई फार्मूला नहीं है कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अनलेस एंड अनटिल फादर सबमिट्स हिज सैलरी सीट और द कस्टोडियल मदर साइड सबमिट सम कोजेंट एविडेंस कि नहीं ये इसकी जेन्युइन इनकम है। द कोर्ट हैज़ नो प्रोसेस और ए सिस्टम वेयर बाई इट कैन कैलकुलेट। तो वो आम तौर पे जो जनरल प्रैक्टिस है दैट इज़ दे यूजुअली फिक्स 30% ऑफ द अमाउंट विच इज़ सजेस्टेड। और जब ये 17A की कार्रवाई करती है कोर्ट, जब बाप खर्चा देने से रह जाता है तो वो आम तौर पे वो खर्चा फिक्स कर देते हैं जो केस में मांगा गया होता है पर मंथ के हिसाब से। एंड देयर इज़ अनदर सब सेक्शन, दिस इज़ अगेन आई वुड से सजेस्ट और से दैट this is the provision which outrightly promotes or protect the rights of the females. It should have been protected, but some cushion should be given to the non-custodial side of the minor as it is. Now there is another subsection that has been introduced in the Punjab Amendment Act in 2015, whereby an annual increase of 10% is introduced. देर आर केसेस जिसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी प्रोविजन ऑफ लॉ जब इंट्रोड्यूस होती है तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तब तक नहीं होता जब मोस्टली केसेस में जो हमारे सामने जो पुराने केसेस हैं उसमें तलाक़ें या जो भी हुई हैं डिवोर्सेस दे आर हेल्ड इन 2012, 2011, 2010, 2009 और कोर्ट्स लगा रही हैं जी 10% मेंटेनेंस सिंस द डेट ऑफ डिवोर्स। वो नहीं लगा सकती क्योंकि ये लॉ इंट्रोड्यूस 2015 में हुआ है, तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। इट कैन बी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसको नहीं, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर एक इसके आगे एक प्रोविजन है जो मैंने जैसे बात की फार्मूले की, कोर्ट के पास कोई वो नहीं है, जो पंजाबी जाके तो गिदर सिंह ही नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो कैलकुलेट करें। लॉ प्रोवाइड्स अनदर सेक्शन दैट इज सेक्शन 17B। इसके तहत कोर्ट्स को पावर्स दी गई हैं कि वो कमीशन अपॉइंट करें जो जाके वेरीफाई करे बाप की डिटेल्स या जो भी कंटेस्टेंट्स उनकी डिटेल्स को, एंड देन सबमिट ए रिपोर्ट इन द कोर्ट। प्रैक्टिकली इस पे एप्लीकेबल नहीं होता, आम हालात में इसे टच नहीं किया जाता। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब तक सेक्शन 17B की कार्रवाई नहीं होती इंटरनल मेंटेनेंस लग ही नहीं सकता, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। दो नो कोर्ट हैज़ येट एक्नॉलेज दिस अंडरस्टैंडिंग, बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग दैट फॉर एप्लीकेशन ऑफ the provisions of section 17A, a court is required to issue a commission under the provisions of section 17B, and in the absence of any report of the commission, maintenance cannot be finalized, as per my understanding. I understand. So it's a section whereby appeals, stay of proceedings can be sought. आप स्टे करवा सकते हैं इस प्रोविजन के तहत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टे करने की पाबंद है, लेकिन वो जो स्टे की ड्यूरेशन है दैट इज़ मैक्सिमम 1 मंथ। 1 महीने से ज़्यादा स्टे फील्ड में नहीं रह सकता अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25B ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट। आई थिंक दैट्स नाउ यू कैन पुट एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव।